लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसे बरकरार रखने की कोशिश प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, ये कहना है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आयोग के माध्यम से सरकार अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखेगी। जीएसटी कार्यालय में जीएसटी टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। जीएसटी आयुक्त दिनेश पी पंगरकर ने बताया कि इस फैसिलिटेशन सेंटर का उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं का समाधान करना है। गोरखपुर गुप्तेश्वर वार्ड में एक 7,500 वर्ग फीट के आवासीय प्लाट पर कब्जे का मामला गोरखपुर थाने पहुंचा है, जहां रजिस्ट्री कराकर भटक रहे 5 प्लाट धारियों ने शिकायत की है कि उनके प्लाट पर कब्जे की नियत से पूर्व एमआईसी सदस्य भाजपा नेता और उसके भाई ने अपने वाहन प्लाट पर खड़े कर दिए हैं और गुंडों के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। गारमेंट्स व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना दे रहे व्यापारियों ने गारमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए टैक्स की दरें कम करने की मांग की। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिवों ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जबलपुर में चल रहे 5 बड़े प्रोजेक्ट गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार, राइट टाउन स्टेडियम में एथलीट कोर्ट, फुटबॉल मैदान के डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। शेपरा ब्लॉक से आए किसानों ने अपर कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कई किसानों को क्षेत्र के नजदीकी धान खरीदी केंद्रों की बजाय दूर के केंद्रों में भेज दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। कैंट और पैटर्न विधायकों के लेटर पैड का इस्तेमाल करके उन पर विधायकों के फर्जी साइन करके एक पुलिसकर्मी की शिकायत करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले की जानकारी लगते ही भाजपा विधायकों ने इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करने पर जोर दिया है। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए यूटिलिटी टॉयलेट्स पर ताले लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये टॉयलेट्स जनता के लिए नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के साथ ही मजीद करिया ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के बाद शहबाज और रज़ाक पहलवान की गिरफ्तारी के दौरान जिला अदालत में हंगामा करने वालों में मजीद करिया का नाम भी शामिल था और उस पर भी एसपी ने 8,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। विदा होते वर्ष 2021 में भी संस्कारधानी अपराधों के नाम रही। केवल हत्या की वारदातों की बात करें तो बीते 11 महीनों में ही संस्कारधानी में हत्या के 73 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी हर 5वें दिन हत्या की एक वारदात घटित हुई है। चाकूबाजी, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे मामलों में भी इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का। गारमेंट्स पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में जीएसटी संघर्ष समिति ने बड़ा फुहारा में दिया धरना, प्रतिष्ठान बंद रखकर जताया विरोध। और गोरखपुर गुप्तेश्वर वार्ड में प्लाट पर कब्जे का मामला पहुंचा थाने, पीड़ित पक्ष ने लगाई न्याय की गुहार। रजिस्ट्री के बाद भी भटकना पड़ रहा है प्लाट धारियों को। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसे बरकरार रखने की कोशिश प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, ये कहना है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आयोग के माध्यम से सरकार अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखेगी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है वह बरकरार रहे। पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए आयोग का गठन किया गया है। देखो, सरकार की जो योजना है वो तो सबके सामने, उस संदर्भ में हमारी छात्रवृत्ति योजनाएं, विदेश अध्ययन योजनाएं, अनेक तमाम योजनाएं, उसके संदर्भ में आज मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी के जो राइट्स हैं उनको मिले, इस दिशा में आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि आयोग द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसे 3 जनवरी को न्यायालय के सामने रखा जाएगा। जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय जो चुनाव हो रहे थे पंचायती राज के,
उनमें ओबीसी के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उसके संदर्भ में अपना पक्ष पुनः ओबीसी को आरक्षण की बहाली हो, इसको दृढ़ता से माननीय न्यायालय के सामने रखने हेतु हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनमें ओबीसी के कितने मतदाता हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम माननीय न्यायालय के सामने हमारी सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कांग्रेस को अपनी गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए। जीएसटी कार्यालय में जीएसटी टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। जीएसटी आयुक्त दिनेश पी पांगरकर ने बताया कि इस सेंटर का उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं का समाधान करना है। जीएसटी कार्यालय में जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। जीएसटी आयुक्त दिनेश पी पांगरकर ने बताया कि इस फैसिलिटेशन सेंटर में करदाता अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए पहुंच सकते हैं और उनके रिटर्न, रिफंड और रजिस्ट्रेशन संबंधी शिकायतों का निराकरण करने की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर में दी गई है। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के तहत आज़ादी के 75वें साल में आज पूरे भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तरफ से 75 टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर्स का शुभारंभ हुआ है। उसमें से एक फैसिलिटेशन सेंटर अपने जबलपुर शहर में हम आज का जबलपुर शहर में शुभारंभ हुआ है। इस टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर का बेसिक उद्देश्य यह है करदाताओं को सभी प्रकार की सेवा प्रदान करना, जैसा उनको रजिस्ट्रेशन करते वक्त, रिटर्न फाइलिंग के वक्त और रिफंड फाइलिंग के वक्त जो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कुछ उनकी समस्याएं हैं, उसको दूर करके उनका समाधान करना। और ये सारी चीज़ें अंडर सिंगल विंडो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट के तहत ये सुविधा केंद्र काम करेंगे। गोरखपुर गुप्तेश्वर वार्ड में एक 7,500 वर्ग फीट की आवासीय प्लाट पर कब्जे का मामला गोरखपुर थाने पहुंचा है, जहां रजिस्ट्री कराकर भटक रहे 5 प्लाट धारियों ने शिकायत की है कि उनके प्लाट पर कब्जे की नियत से पूर्व एमआईसी सदस्य और भाजपा नेता और उसके भाई ने अपने वाहन प्लाट पर खड़े कर दिए हैं और गुंडों के द्वारा धमकाया जा रहा है। रजिस्ट्री कराकर भटक रहे 5 प्लॉट धारियों ने गोरखपुर थाने में शिकायत की है कि उनके द्वारा मदन महल गुरुद्वारे के सामने करीब 7,500 वर्ग फीट जमीन का प्लॉट खरीदा गया। उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, खसरे में नाम भी चढ़ा हुआ है, लेकिन उनके प्लॉट पर दीपक अग्रवाल ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं और कब्जा कर लिया है। दीपक अग्रवाल पूर्व एमआईसी सदस्य और भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल का भाई है, इसलिए पुलिस भी कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरे को 3 दिन पहले अचानक पता चला कि हमारे प्लाट पे कब्जा हो गया। मैं बाहर था उस समय, किसी का फ़ोन आया, भैया तुम्हारे प्लाट पे कब्जा कर लिया है। तो कल से हम थाने के चक्कर ही लगा रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, इधर आओ उधर आओ। रजिस्ट्री है, P2 है, P2-1 है, नक्शा पास है। मकान बनाने के लिए दिया था प्लाट, अब पता चला कि 2 गाड़ी खड़ी करके कोई चला गया। भाजपा नेता के दबाव में कोई भगवान जाने दीपक अग्रवाल है, उसने कब्जा कर दिया, कमलेश अग्रवाल के भाई। और बिल्कुल सब है, P1 P2 सब है, ऑनलाइन रजिस्ट्री है। अगर ऑनलाइन पे रजिस्ट्री पे अगर ऐसे कब्जा होने लगे तो फिर तो हर आदमी हम घर पे बोर्ड लगा देगा, बोले ये हमारा घर है, ये तो हमारा ही घर है। पुलिस अधिकारी क्या बोल रहे हैं? पुलिस अधिकारी क्या बोल रही है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बस 4 जगह चक्कर लगाते रहो। एक हफ्ते 15 दिन से यही चक्कर कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट कर दी है। मदन महल गुरुद्वारे के सामने एक 15 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया था, जिसपे दीपक अग्रवाल के नाम द्वारा कब्जा किया गया है। हम लोगों ने CSP, SP, कलेक्टर सब जगह आवेदन दिया हुआ है। उसके बाद आज फिर दोबारा CSP ऑफिस साहब आए तो उन लोगों ने फिर आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन ही आवेदन देते देते निकल जाएगा। पूरी ज़िंदगी पूंजी लगा के बड़े मुश्किल से पहली बार लाइफ में फ्री प्लाट खरीदा, उसके बाद ये लफड़ा हो। हम लोग को चारा नहीं बचा, क्या करे। किसने कब्जा किया है? दीपक अग्रवाल। कौन है दीपक अग्रवाल? MI सदस्य के भाई। कौन है? कमलेश अग्रवाल के भाई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के कागजातों की जांच की जा रही है, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। 7,500 स्क्वायर फीट का एरिया है और उस 7,500 स्क्वायर फीट में
लगभग मार्च के टाइम पे 5 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। तो उनका बोलना है कि किसी दूसरे पक्ष ने वहाँ पे जाके अपना गाड़ी और सामान रख दिया है। तो मैंने इनको कल बुलाया था, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, इनका मैंने देखा है सारे डॉक्यूमेंट, और प्लस दूसरी पार्टी को भी मैंने बुलाया था। तो दूसरी पार्टी की भी उन्होंने भी कुछ दस्तावेज प्रेषित किए हैं, है ना। तो प्रथम दृष्टया ये जो नेचर है इस प्रॉपर्टी का, तो माननीय कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के थ्रू मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात पुलिस की है, तो पुलिस सारे तथ्यों को जांच करेगी, परीक्षण करेगी और अपना डिसीजन उसमें देगी। ये आरोप किसके ऊपर लग रहा है? कब्जे का जो आरोप लग रहा है, आरोपी इन्होंने बताया कि ये शायद दीपक अग्रवाल का नाम ले रहे हैं, कोई यहाँ दीपक अग्रवाल है, उनका नाम ले रहे हैं। शायद उन्होंने अपना सामान और गाड़ी रखी है वहाँ पे। गुरुद्वारे के पास में एक लैंड है जिसमें कुछ 4-5 प्लॉट कटे हैं, और जिनने इन लोगों को बेचा है उन्होंने किसी से पूर्व में और एग्रीमेंट करके रखा है। तो इसी चीज़ का डिस्प्यूट है कि एग्रीमेंट वाला अपना हक जता रहा है और जिनके पास प्लॉट की रजिस्ट्री है वो अपना। तो ये इस तरह का डिस्प्यूट है। इसमें हमारे पुलिस हमारे सीएसपी साहब इस मामले को देख रहे हैं, तो मैंने उनको सलाह दी है कि वो सीएसपी साहब के पास जाएं। वहीं इस मामले में जब पूर्व एमआईसी सदस्य कमलेश अग्रवाल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दीपक अग्रवाल का कहना है कि उसके चाचा श्याम अग्रवाल ने वर्ष 1982 में ओपी कौशल कृष्णा डोंगरे से जमीन खरीदने का अनुबंध किया था। जमीन के सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। बहरहाल इस कीमती प्लॉट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पीड़ित पक्ष चाहता है कि पुलिस न्याय संगत कार्यवाही कर उन्हें प्लॉट पर कब्जा दिलाए। गारमेंट्स व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना दे रहे व्यापारियों ने गारमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए टैक्स की दरें कम करने की मांग की है। जीएसटी संघर्ष समिति की बैनर तले कपड़ा व्यापारियों ने बड़ा फुहारा क्षेत्र में अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर धरना दिया। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि गारमेंट्स पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को भी काफी परेशानी होगी। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने आयकर दाखिल करने में होने वाली परेशानी का भी हवाला दिया है। केंद्र सरकार की बेसंगति और नकारापन के कारण केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार ने व्यापारियों के पेट में कोटारा घात किया है। जीएसटी दर उन्हें 12% कर दी है, जिससे कपड़ा और अन्य सामग्री बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके विरोध में जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश में और सारे देश में जीएसटी के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसी तरह में जबलपुर थोक व्यापारी संघ के तत्वाधान जीएसटी के विरोध में आज आधे दिन का बंद रखा गया है। पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने जुलूस और रैली निकाल के इसका प्रखर विरोध किया है और हमें उम्मीद है कि शासन हमारी सुनेगा और जीएसटी कम करके जनता की महंगाई कम करेगा, जनता के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है उसे कम करेगा। दरअसल कपड़े और फुटवेयर पर जीएसटी बढ़ाई गई है, जिसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है और व्यापारियों ने जीएसटी कम नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जबलपुर में चल रहे 5 बड़े प्रोजेक्ट, गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार, राइट टाउन स्टेडियम में एथलीट कोर्ट, फुटबॉल मैदान के डेवलपमेंट पर भी इस दौरान चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कलेक्टर एवं निगम अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जबलपुर में 5 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी जानकारियां दी गई हैं। इनमें राइट टाउन स्टेडियम में एथलेटिक कोर्ट और फुटबॉल मैदान बनाए जाने हैं। इसके अलावा एलआईसी से अंधमुख बाईपास तक का रोड चौड़ीकरण, गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार और लाइब्रेरी निर्माण के अलावा बैलेंसिंग रॉक और मदन महल किले तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाना शामिल है। 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि शहर का डेवलपमेंट दिखाई देगा। एक तो जो राइट टाउन स्टेडियम है, राइट टाउन स्टेडियम के जो अंदर चूँकि हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पर और करते हैं, तो वहाँ पर
जो है एथलेटिक कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड उसको डेवलप करने का जो है स्वीकृति हुई है। दूसरा जो है अंधमुख बाईपास से लेके तो LIC और मदन महल तक की जो ये रोड है इसको स्ट्रेंथन करने, उसको वाइडनिंग करने और इसको ब्यूटीफाई करने वाली एक गतिविधि हुई है। हमारे यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस है गांधी भवन, जो है गांधी स्मारक, जो कि विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास में है। इसके रिनोवेशन का वर्क चल रहा है। इसमें और एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और जनता को आने के लिए, यहाँ बैठने के लिए और हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं उसको पढ़ने के लिए जगह मिल पाए। इसके अलावा जो एक हमारा टूरिस्ट प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि बैलेंसिंग रॉक और मदन महल की जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ महल है, फोर्ट है, उसके अप्रोच रोड जो है हम और मजबूत चाहते हैं, उसको लेके भी इस पे जो है हुई है। वीसी में शहर में चल रहे 55 अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी प्रमुख सचिव को दी गई। शाहपुरा ब्लॉक से आए किसानों ने अपर कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कई किसानों को क्षेत्र के नजदीकी धान खरीदी केंद्रों की बजाय दूर के केंद्रों में भेज दिया है, जिससे किसान परेशान हैं। शाहपुरा से कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने अपर कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए कहा कि शाहपुरा ब्लॉक के कई किसानों को दूर के खरीदी केंद्र भेज दिया गया है, जबकि उनके गांव के नजदीक भी धान खरीदी केंद्र है। केंद्र दूर होने से उन किसानों को धान ले जाने में बेहद परेशानी हो रही है और मौसम भी खराब होने से धान भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। हम लोगों के केंद्र नजदीकी जो केंद्र है उसमें नहीं किए हैं, कहने की मतलब खरीदी, धान खरीदी जो है मतलब दूरी के केंद्र दे दिए गए हैं जहाँ पे जगह की भी कमी है, इसलिए धान की तुलाई नहीं हो पा रही, वहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। इस वजह से हम लोग नज़दीकी केंद्रों में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि हम जो हमारे पड़ोस में केंद्र हैं वहाँ पे हम लोगों को खरीदी के लिए मतलब वो कर दिया जाए ट्रांसफ़र। कितने कराने लगे? अब पूरा परछिया गांव है जो सहजपुर से निकलना पड़ता है, वहाँ पे खरीदी केंद्र है और सोनी वेयर हाउस बिलपठार 15 किलोमीटर है, वहाँ पे केंद्र बना दिया गया है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों को उनकी सुविधा अनुसार ट्रांसफ़र किए जावे, जहाँ उनको सुविधा हो वहाँ पे किसान के लिए ट्रांसफ़र करके बेचने के लिए कहा जाए। किसानों ने पास के खरीदी केंद्रों में ही धान खरीदे जाने की व्यवस्था देने की मांग की है। कैंट और पाटन विधायकों के लेटर पैड का इस्तेमाल कर उस पर विधायकों के फर्जी साइन करके एक पुलिसकर्मी की शिकायत करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले की जानकारी लगते ही भाजपा विधायकों ने इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई और कैंट विधायक अशोक रूहानी के लेटर पैड पर उनके फर्जी साइन करके एक शख्स ने जबलपुर में पदस्थ पुलिसकर्मी हनुमान तिवारी की शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए उसका ट्रांसफर करने की मांग की है। जब इस बारे में भाजपा विधायकों से बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी शिकायत से इनकार किया और इस मामले की जाँच कर दोषी पर कार्यवाही करने पर जोर दिया। नेताओं के नाम लेके फर्जी सिफारिशें बहुत हुआ करती हैं, अब जरा हदें पार हो रही हैं और नेताओं के नकली दस्तखत करके और शिकायतें की जा रही हैं या सिफारिशें की जा रही हैं। इन दोनों पर रोक लगना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जैसे ही जानकारी मुझको मिली कि मेरे एक लेटर हेड का इस्तेमाल हुआ है, मैंने एसपी से कहा है कि उस पर ज़रूर कार्रवाई करें। इस मीडिया के माध्यम से मैं समस्त अधिकारियों को प्रदेश के ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी नेता के लेटर हेड पर कोई उनको पत्र मिलता है किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में, तो वो कम से कम एक बार उसको फ़ोन करके बातचीत करके ये कह सकते हैं कि आपका पत्र मिला, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यदि इतना वो कह देंगे तो ये बात निश्चित रूप से सामने आ जाएगी कि सही है या गलत है। जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निश्चित रूप से एक SMS हमारे पास आ जाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका फला फला पत्र फला कार्रवाई के लिए फला जगह भेजा गया है। इसी प्रकार से यदि अधिकारी भी उसको सुनिश्चित करेंगे और दोहरा लिया करेंगे तो फिर उस प्रकार का फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपके अलावा नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए यूटिलिटी टॉयलेट्स पर ताले लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये टॉयलेट्स जनता के लिए नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं।
नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा यूटिलिटी टॉयलेट्स बनवाए हैं। इन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इनके रखरखाव का ठेका एक विज्ञापन एजेंसी को दिया गया है। बदले में वह अपना विज्ञापन लगा सकता है, लेकिन विज्ञापन एजेंसी द्वारा विज्ञापन तो जमकर लगाए जा रहे हैं, परंतु टॉयलेट्स में ताला डाल दिया गया है। करीब 3 वर्षों से टॉयलेट्स पर ताले लटक रहे हैं, जिसके चलते पूरी योजना सवालों के घेरे में है। भाई आपने इतना गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया, सारा कुछ किया काहे के लिए, लोगों को सुविधा के लिए, और वो सुविधा मिल नहीं रही है। तो अभी मैं ही यहाँ पे आया, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ लॉक लगा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये तो वेस्टेज है। इसका पर्पस विज्ञापन लगाना नहीं था, यहाँ पे पर्पस क्या था, लोगों को सुविधा देना। लेकिन उसका आपने क्या करा, आपने विज्ञापन करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए बना वो चीज़ तो मिल नहीं रहा है, तो ये गलत है करके। इस मामले में जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। जो यूटिलिटी शौचालय बने हुए हैं, 4-5 जगह अपने बने हैं, उसकी जो है तो हमें इस बात की शिकायत कल ही मिली थी, तो हमने अपने सब इंजीनियर जो है उनको जो है तो जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और जैसी रिपोर्ट आती है तो उसमें हम संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये निश्चित रूप से बात सही है कि समय सर्वेक्षण का समय चल रहा है, वैसे भी वो जनरल उपयोग पब्लिक के लिए ही है, तो ताला बंद है तो वो तो बहुत गलत है। तो यदि ऐसा कुछ है तो हम संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको खुलवाएंगे और पब्लिक के उपयोग में उसको। बहरहाल पूरी योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। छोटी लाइन चौराहे के पास, कलेक्ट्रेट के पास एवं रामपुर तिराहे सहित 6-7 स्थानों पर इन यूटिलिटी टॉयलेट्स को देखा जा सकता है, जहां जनता की सुविधाओं पर तो ताला डाला हुआ है, लेकिन एक से बढ़कर एक चमकीले विज्ञापन बैनर लगाकर पैसा कमाया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के साथ ही मजीद करिया ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के बाद शहबाज और रज्जाक पहलवान की गिरफ्तारी के दौरान जिला अदालत में हंगामा करने वालों में मजीद करिया भी शामिल था और उस पर एसपी ने 8,000 का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि मजीद ने पुणे और मुंबई में फरारी काटी है। नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक के साथी फरार इनामी आरोपी मजीद करिया ने जिला अदालत में सरेंडर कर दिया है। एएसपी रोहित काशवानी ने बताया कि अब्दुल रज्जाक और शहबाज की गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट परिसर में हंगामा किया गया था। एसआईटी ने मजीद करिया को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि रज्जाक के बेंगलुरु, हैदराबाद, बांदा और चेन्नई में चल रहे कारोबार मजीद करिया की देखरेख में होते थे। जो थाना विजयनगर प्रकरण क्रमांक 364/21 धारा 307 उसमें अभी एक गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अब्दुल मजीद करिया, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पूछताछ जारी है और उसके बाद जो तथ्य आएंगे उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सर लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी होने की और संभावना है? अभी चल रही है, पुलिस और प्रयास कर रही है, शीघ्र ही अन्य गिरफ्तारियों भी की जाए। रिमांड पर मजीद से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। विदा होते वर्ष 2021 में भी संस्कारधानी अपराधों के नाम रही। केवल हत्या की वारदातों की बात करें तो बीते 11 महीनों में ही संस्कारधानी में हत्या के 73 मामले दर्ज किए गए, यानी कि हर 5वें दिन हत्या की एक वारदात घटित हुई। चाकूबाजी, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे मामलों में भी इस बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी दैहिक शोषण और दुष्कर्म के 200 से ज्यादा मामले इस वर्ष सामने आए हैं। अलविदा होते वर्ष 2021 में भी संस्कारधानी अपराधधानी में तब्दील रही। केवल हत्या की वारदातों की बात करें तो इस वर्ष बीते 11 माहों में हत्या के 73 मामले दर्ज किए गए, यानी हर 5वें दिन शहर में हत्या की एक वारदात घटित हुई। कोरोना संक्रमण काल के माहौल में भी बदमाशों का आतंक जारी रहा। आपसी रंजिश, बदला लेने की मन के कारण लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहे और अपनों ने ही अपनों की हत्या की, संगीन वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने शहर के नामी गिरामी बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल की सीखों के बीच डाल दिया। बावजूद इसके अपराधों के ग्राफ में कमी नहीं आई। चाकूबाजी की गंभीर वारदातों ने पुलिस की परेशानी पर ऐसा बल डाला कि पुलिस को ऑनलाइन चाकू की बिक्री पर रोक लगाने मजबूर होना पड़ा। हम लोगों ने एक पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक इनिशिएटिव शुरू किया था। उसमें जो ऑनलाइन चाकू कंपनीज हैं उनको कांटेक्ट किया था, उनसे पता किया था, तो पता चला कि फ्लिपकार्ट से जबलपुर में पिछले 2 वर्षों में 2300 चाकू जो है वो डिलीवर हुए हैं।
तो उन डिलीवर्ड चाकू को हमने अलग अलग थानों से पता कराया क्या था, तो कुछ उसमें किचन वाले थे, कुछ ऐसे थे, और तो हमने कई चाकू जब्त कराए और कुछ पर कार्रवाई भी हुई। जो लोगों ने सेल्फ डिफेंस या किचन के लिए लिया था उनको समझाइश दी गई। बाकी जो पुराने उसके अतिरिक्त जिन लोगों के क्राइम हैं तो उनको भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई उनके विरुद्ध, और उन चाकुओं की बरामदगी की गई। और फ्लिपकार्ट से हमने संपर्क करके अभी जो चाइनीज़ चाकू है उनको यहाँ पर जबलपुर में बैन भी करा दिया। अब वहाँ से कोई डिलीवरी नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ चोर और लुटेरे भी पुलिस पर हावी रहे। इतना ही नहीं, हत्या के प्रयास के मामलों में भी इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वर्ष तकरीबन 73 हत्या और 99 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए। कुछ मामलों में बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, लेकिन कुछ वारदातों में अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अपराधियों का सुराग हासिल किया जा रहा है। शहर में धोखाधड़ी के मामले की बात की जाए तो इस वर्ष धोखाधड़ी के 165 से ज्यादा मामले पुलिस ने दर्ज किए। वहीं कई मामले अब भी पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा मामले पंजीबद्ध कर सूदखोरों को शिक्षों के पीछे ढकेलने में सफलता हासिल की। महिला संबंधी अपराधों की अगर बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने और बलात्कार के मामलों में कमी लाने नित नए कदम विभाग ने उठाए। फिर भी दुष्कर्म और दैहिक शोषण के बढ़ते मामलों ने संस्कारधानी को शर्मसार ही किया। इस वर्ष दुष्कर्म के 200 से ज्यादा मामले कायम किए गए। इन मामलों ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। मंचलों का आतंक इस कदर बढ़ा कि लड़कियां और युवतियां घरों से निकलने में ही संकोच करने लगी। शोहदे और मंचले भी साल भर पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। बीते 2 वर्षों के आपराधिक आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिले में वर्ष 2021 में हत्या की 73 वारदातें सामने आई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 67 के आसपास था। हत्या के प्रयास के मामलों की बात करें तो वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास की 99 वारदातें घटित हुई। गृह भेदन के 478, वाहन चोरी के 647, बलवा के 36, बलात्कार के 209, छेड़छाड़ के 280, दहेज हत्या के 14 और आगजनी के 19 मामले पुलिस के रोजनामचे में इस वर्ष दर्ज किए गए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।